लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। और आपसे तो मेरा ये सवाल है कि वो जो आपकी पसंदीदा पार्टी है ना, पिछले दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने इस्तीफे दे दिए। उन्होंने कहा कि हम इस असेंबली में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, लिहाजा हुकूमत मिल गई ये मुत्तहिदा अपोजिशन को उस टाइम की, यानी शहबाज शरीफ एंड पीपल्स पार्टी को, और इमरान खान साहब को अपोजिशन में बैठना पड़ा था। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं बैठेंगे। फिर पूरी एक्सरसाइज हुई, पंजाब की असेंबली तोड़ दी कि नहीं हमने पंजाब में भी नहीं बैठना, हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं बैठना। घूम फिर के 2024 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद जो नताइज आए, अपनी मर्जी से ही हुकूमत में नहीं ऑपोजिशन में आकर के बैठ गए। तो सर इस पूरी एक्सरसाइज का गेन क्या हुआ? क्योंकि आपने तो इस हुकूमत को एंडोर्स भी कर लिया। जब आप कायमा कमेटी की जो सरबराही है वो लेंगे, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं उस सरबराही में होंगे, उन कमेटीज में होंगे सर, तो ये एंडोर्समेंट है इस हुकूमत की। सो पीछे क्यों रह गया? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया बिनिश, गुड टू सी यू बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म और बैक ऑन द स्क्रीन आल्सो आफ्टर ब्रेक इन बिटवीन। देखिए, मैं जब अब बैठ कर सोचता हूँ तो मेरे दिन में ये बात आती है कि वाकई कुछ बड़े ब्लंडर कर दिए अपना इमरान खान साहब। पहली बात है, पार्लियामेंट में अगर वो इन हाउस चेंज हुआ था, जैसे भी हुआ था, जो भी उसके मुहर्रिकात थे, डायनेमिक्स थे, इनको पार्लियामेंट छोड़नी नहीं चाहिए थी। नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ब्लंडर किया जब इन्होंने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली को डिसॉल्व किया, थिंकिंग के जिन्हें पर 5-6 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे, वो नहीं हुए। वो अब एक माजी का चैप्टर बन चुका है, क्लोज करें, जो भी आप उसको कहें। तो ये कुछ ब्लंडर्स किए हैं इन्होंने। पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, रियासत की ग्राउंड रियलिटीज, मेरा ख्याल है वो समझने में नाकाम हुए। एक तो पहली बात ये। दूसरा, चले वो जो हो गया सो हो गया। मैं 1.5 साल से 2 साल से कह रहा हूं कि भाई देयर हैज टू बी अ पॉलिटिक्स ऑफ रिकंसिलिएशन। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का पीस प्रपोजल को हमने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे वो मिनिस्टर साहब थे दुरानी साहब, उन्होंने भी पीस इनिशिएटिव था, उसको भी हमने बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि देखिए एक वक्त आता है व्हेन यू से इनफ इज इनफ। मैं समझता हूं कि आप उनको ये जो हार्ड लाइन अप्रोच है, भाई मुझे आप ये बताएं, जब वो जलसे करते थे तो हम बार बार आपके प्रोग्राम में भी बैठ के कहते थे कि आप क्यों नाम लेके आप टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, आप क्यों हालात खराब कर रहे हैं अपने लिए भी, अपनी पार्टी के लिए भी, और मुल्क में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नाम लेके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप को वो टारगेट करते हैं, ये ठीक नहीं है। इससे हालात और खराब होंगे। बीच में इंडिकेटर्स आए थे, दोबारा ये जुमला रिपीट कर रहा हूं, जिसमें लग रहा था कि काफी इनके लोग जो हैं वो हम देख रहे थे वो रिलीज भी हो रहे हैं, और उसके बाद कुछ खवातीन भी रिलीज हुई है जेल से। तो वी वर हैप्पी कि चलो यार ये मामला लगता है अब सेटल डाउन अच्छी तरफ जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया। भाई ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये गलत है। आप इस तरह नहीं कर सकते बैठ के, बिकॉज आप नई एक फजा जो है, जो अगर रिकंसिलिएशन होनी भी थी या कहीं पे कोई सोच भी थी, तो आप उस मामले को सारा खराब कर रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ अब उनको जो सलमान आबिद साहब ने कहा कि ठीक है, पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी वो शो कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। लेकिन कल बिजनेस कम्युनिटी ने वाया आरिफ हबीब साहब ने ये कह दिया है कि जनाब ये जो स्टॉक मार्केट चल रही है और हम इकोनॉमिक इंडिकेटर को बेहतर करना चाहते हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर साहब आप कोई इनिशिएटिव लें। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन अ वेरी नाइस वे कि बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है कि जब तक यहाँ पे एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन नहीं होगी और ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, ये पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी, और जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब पे, ही हैज टू डू इट, ही हैज टू नाउ act very, very responsibly, positively,